ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम फिर से चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर 2 है, यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी, और इससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने जा रहे हैं, और उन सब के बारे में जो उनके आयाम हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है, उन सब चीजों पर को समर्पित ये हमारा सेशन है। तो आज का जो हमारा सवाल है वो है भारत के नेबरहुड पॉलिसी पर। आपको इवैल्यूएशन करना है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति का मूल्यांकन करें। इवेलुएट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये सवाल इसलिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये इसलिए पूछा जाएगा कि हमारे नेबरहुड में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ साथ भारत नेबरहुड के साथ लगातार अपना सहयोग जो बनाए हुए है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर पड़ोसी देश हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं और ढेर सारे सवाल उठा रहे हैं भारत के ऊपर, तो क्या भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी, वो सफल है कि असफल है? इसका मूल्यांकन किस रूप में किया जा सकता है? तो करीब 200 शब्दों में हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या लिखना है, हमें क्या समझना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज ये है इंट्रोडक्शन में जो लिखने की, कि पड़ोसी प्रथम की नीति पर पूछा गया है आपसे सवाल। तो पड़ोसी प्रथम नीति कुछ वैल्यू रखती होगी, कुछ उसका इंपॉर्टेंस होगा, तभी ये नीति बनाई गई। यानी कि हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि पड़ोसी प्रथम की नीति क्यों शुरू की गई, भारत के लिए ये क्यों फायदेमंद था कि वो सुपर पावर से ज्यादा मजबूत रिलेशन नहीं, पहले पड़ोसियों से रिलेशन रखता। तो उसके लिए आप अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि एक जो पड़ोसी प्रथम नीति है, पड़ोसी प्रथम नीति, इसका महत्व ब्रीफ में 3-4 लाइन में तो आप बताएंगे कि भारत जो है एक पड़ोसियों से अपनी नीति जो रखता है, उसके पीछे का पर्पज ये है कि भारत चाहता है कि जो सीमा विवाद है, सीमा विवाद या आप कह सकते हैं सीमा विवाद प्रबंधन, फिर नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग, आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग, जिसे आप काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन कहते हैं, इलीगल माइग्रेशन, यानी जो अवैध प्रवासी या प्रव्रजन वाले लोग इंडिया में आ रहे हैं पड़ोस से, इस पे भी भारत को सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देश सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके यहाँ से इलीगल माइग्रेंट लगातार आते रहेंगे, तो समस्या बनी रहेगी। तो हमें पड़ोसी प्रथम की नीति इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एक कॉर्डियल, एक एमिकेबल रिलेशनशिप चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को, हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारा इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट का या और रीजन का, तभी होगा जब हम इन सब चीजों से लड़ पाएंगे। और इनके लिए हमें पड़ोसियों को स्टेबल करना होगा, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि ये सब काम ये लोग न करने दें। एक बार यूपीएससी में निबंध पूछा गया था, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, बढ़िया बाड़ें बढ़िया मित्र बनाती हैं। यानी अगर दो देशों का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर बढ़िया तरीके से बाड़बंदी कर दी गई है, फेंसिंग कर दी गई हो, तो बढ़िया मित्र कैसे बनेंगे? इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर बाड़ नहीं है, बाड़बंदी नहीं है, तो इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे, ड्रग ट्रैफिकर्स आएंगे, वीपन स्मगलर आएंगे, हथियार तस्करी करने वाले लोग या जासूस, हर तरीके के लोग इंडिया में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद भारत के सामने नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाएगा, सुरक्षा के सामने चुनौती आएगी। तब भारत इन सब देशों के साथ उसके रिलेशन तनावपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भारत कहेगा कि भाई ये सब काम न करो, और ये सब अगर करते हैं
तो चीजें बिगड़ जाएंगी। इसलिए पहला प्री रिक्विजिट ये है कि हम पड़ोसियों को ही ये बोल दें कि भाई, या समझा सकें कि ये सब चीजों को नहीं करना है। तो उसके लिए पड़ोसियों पर ध्यान देना पड़ेगा, पड़ोसियों के साथ थोड़ा इमोशनल रिलेशन, पड़ोसियों के साथ थोड़ा जहां जरूरत है वहां पर एक लिमिटेड स्तर पर फोर्स का इस्तेमाल करना। हालांकि भारत फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसको हम प्रभाव कह सकते हैं कि अपना जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, अपना जो इंडिया का मिलिट्री कैपेसिटी, अन्य प्रकार की कैपेसिटी है, उन सबको वो दर्शाता है, ताकि जो पड़ोसी देश हैं वो समझें इस बात को कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप बहुत ब्रीफ में बता देंगे कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर आधारित है, क्योंकि हमें अपने पड़ोसियों से कुछ विशेष ये सब जो समस्याएं हैं उसका समाधान चाहिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा और जो हमें क्षेत्रीय सुरक्षा है, पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा है, इन सब के मामले में पड़ोसियों पर निर्भर रहना आवश्यक है। अब बात आती है कि ये जो पड़ोसी प्रथम की नीति है ये कैसे शुरू की गई, और इसमें इंडिया ने क्या क्या ऐसा किया कि हम बोलें कि पड़ोसी प्रथम की नीति है। फिर हम कुछ पॉइंट्स उसमें देखेंगे एक दो पैराग्राफ में कि क्या पड़ोसियों के साथ ये जो नीति की गई उससे हमें कुछ हासिल हुआ या कुछ हासिल नहीं हुआ, और इसका अगर असफल है तो असफलता के कुछ उदाहरण भी हमें उत्तर में बताने पड़ेंगे। तो आप सबको पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो उन्होंने सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया, और वहीं से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बहुत ब्रीफ में कॉमा लगा लगा करके आप ऐसे लिखेंगे कि इनविटेशन टू द हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द सार्क कंट्रीज in swearing in ceremony, comma, मोदीज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप टू भूटान, पहली यात्रा 2014 में भूटान की उन्होंने किया। भूटान को जब वहां पे गए तो उन्होंने भूटान को बहुत ज्यादा अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा बताया, और इसके साथ साथ जो हमारे अन्य पड़ोसी देश हैं उनको लगातार डेवलपमेंटल असिस्टेंस देना, विकासात्मक सहयोग देना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनके अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के मामले में उन्हें सक्षम बनाने की कोशिश करना, ये सब भारत ने लगातार किया। तो हम 3-4 उदाहरण देखते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया ने क्या किया। सबसे पहले इंडिया ने सैटेलाइट डिप्लोमेसी के माध्यम से जो है सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया और अपने सभी पड़ोसी देशों को ऑफर किया उसकी सुविधा। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब ने उस पर काम करना शुरू किया। इसके बाद इंडिया ने अपना पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, नाविक सैटेलाइट, और इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को बोला कि भाई जो नेविगेशन सैटेलाइट्स का सुविधा है वो सब आप ले लीजिए, और इससे अच्छे संबंध हमारे बनते। इसके बाद भारत ने सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया आरबीआई के नेतृत्व में, ताकि कोई भी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या एक्सचेंज रेट करेंसी का जो विनिमय दर की क्राइसिस है या इन्फ्लेशन लिक्विडिटी क्राइसिस तरलता संकट की स्थितियां होती हैं, ऐसे में उन सब देशों को मदद करने के लिए सभी देशों के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भारत ने किया। ये भी पड़ोसी प्रथम की नीति के आधार पर किया। सार्क कोविड जो इमरजेंसी रिलीफ फंड था वो भारत ने $10 बिलियन का बनाया और बोला कि हम सबको मदद देंगे, और उसमें भूटान सबसे पहला रेसिपिएंट था। हमने सबसे पहले भूटान को कोविशील्ड दिया, फिर मालदीव को दिया। इससे पता चला कि हमारा जो है पड़ोसी प्रथम नीति है। तो पड़ोसी प्रथम की नीति हमने इस रूप में करना शुरू किया। हमने सारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी आर्मी को ट्रेन, उनके डिफेंस फोर्सेस को ट्रेन करना शुरू किया। पहले से कर रहे थे, लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बाद से हमने और ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेन किया। उनके सिविल सर्वेंट्स को, उनके जुडिशियल ऑफिसर्स को, उनके पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ इंडिया में हम ट्रेनिंग देते हैं। मसूरी में जो नेशनल गुड गवर्नेंस सेंटर है वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है। इंडिया हैज बीन द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर to the socio-economic development of South Asian countries, और साउथ एशिया में हमने सामाजिक आर्थिक नियोजन को भी मजबूत किया है। भूटान की पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, या फिर बांग्लादेश के जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज हैं उसमें इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटर है। हाल के समय में जो वहां पर एनएसएस जैसा और वो जो एनसीसी जैसा इनिशिएटिव है भूटान में, उसमें जो कहा गया है कि अनिवार्य रूप से लोगों को जो है ट्रेनिंग देनी होगी, उसमें भी इंडिया ने मदद करने की बात कही है। यानी भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये काम करता रहा है। कुछ एग्जांपल्स आप इसमें से पिक करके बता देंगे कि नेबरहुड फर्स्ट के तहत भारत ने ये काम किया।
और भारत ने जो है जब भी कोई भी हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरा तो उसको तुरंत मदद किया। आप ये बता सकते हैं कि जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में था, दुनिया से कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, आईएमएफ ने उसे लोन देने से मना कर दिया था, भारत ने उसको मदद किया। भारत ने $3 बिलियन का उसे असिस्टेंस दिया। अफगानिस्तान को हमने $4 बिलियन का डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया है। तो ये जो बातें हैं ये बताती हैं कि भारत जो है किसी एक पर्पज के साथ, ये ऐसा नहीं है कि भारत एक बहुत ही अल्ट्रुइस्टिक कंट्री है, परमार्थवादी देश है कि ये अपना पैसा, अपना एक्सपेंडिचर सब किए जा रहा है। हम एक ऐसा अमाउंट जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम नेबरहुड पे इतना भी ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर देते कि जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है या हमारा जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाए। इतना इंडिया कर सकता है। तो इसलिए इंडिया ने सोचा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए हमें कुछ फायदा मिल जाए, अगर ये देश समझ जाए कि भारत जो है इनका सहयोगी है तो ये सपोर्ट करेंगे। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी भूमिका निभाता है इन सब के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके आधार पर आप बता देंगे कि ऐसे ऐसे रहा है। अब बात आती है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सक्सेसफुल है या नहीं है। तो इस पहलू को अगर हम देखें कि मान लीजिए पहले हम विपक्ष में बात करते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सफल नहीं है, तो कैसे हम बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि जो प्रो चाइना पॉलिसी है देशों की, हमारे पड़ोस में तमाम ऐसे देश हैं जो प्रो चाइना पॉलिसी लेकर के चलते हैं। वो चाइना के साथ ज्यादा व्यापार करते हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं, चाइना को ज्यादा मार्केट प्रदान करते हैं। तो इसके आधार पर कहा जाता है भाई कौन सी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अगर वो चाइना पर निर्भर है तो। दूसरी बात ये आती है कि हमारे पड़ोसी देशों में कई तरीके से इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। इंडिया आउट कैंपेन चला, अगर भारत ने इतना ज्यादा मदद किया और इन सबको पड़ोसियों को सपोर्ट किया तो इंडिया आउट कैंपेन नहीं होना चाहिए था। इसके आधार पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। हमने बांग्लादेश को पिछले 10 साल में $8 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सके, और उसने हमें सिला क्या दिया उस चीज का कि इलीगल माइग्रेशन, हिंदू जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रति बहुत ही अत्याचार, और उसके चलते आज भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो जाना। तो ऐसी जो चीजें हैं, इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में भी चला। इसी तरीके से चाहे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद भी अभी खत्म नहीं हुआ, तमाम आतंकी अभी भी आ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। इस आधार पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके अलावा आप आर्थिक स्तर पर अगर देखेंगे तो आर्थिक स्तर पर बता सकते हैं कि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड में कई तरीके के क्वेश्चन मार्क उठाते रहते हैं मार्केट एक्सेस को लेकर के। तो ये भी शो करता है कि ये, इसके साथ साथ इनका जो अलग अलग देशों के साथ यानी सुपर पावर्स के साथ जो कनेक्शन बढ़ रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट में जो कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है अलग अलग स्तरों पर, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बात जब आती है प्रत्यर्पण संधि की, बात जब आती है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट की, यानी जो पारस्परिक विधिक सहायता समझौता है, इन सब मामलों में फिर ये पीछे हटने लगते हैं देश, हमारे जो पड़ोसी देश हैं। तो ऐसे बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं है। अब हम लास्ट में मूल्यांकन करें, ये सब पॉइंटर्स में ही आप लिखेंगे बताएंगे। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम खुद जानते हैं कि हमारे पड़ोसियों की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी फितरत है, जो उनका नेचर है, जो उनका गवर्नेंस मॉडल है, उनका जो आइडियोलॉजी है, ये सब चीजें उनको एक अलग प्रकार से बिहेव करना सिखाती हैं। तो वो कई जगहों पर अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं। उन्हें चीन ने थोड़ा लालच दे दिया, वो चीन से जुड़ गए। उन्हें अमेरिका से लालच मिल गया, फंड मिल गया, डेवलपमेंटल फंडिंग, वो वहां से जुड़ गए। या टर्की से कुछ हुआ, टर्की से जुड़ गए। मलेशिया से जुड़ गए, भारत के जो विरोधी देश हैं उन सब से जो है जुड़ गए। तो इस तरीके से उनका जो अपना एक
हाव भाव है वो भारत के खिलाफ जाता है। लेकिन भारत जो है इसको लॉन्ग टर्म में देखता है। अब जैसे तालिबान के साथ अभी हमारे रिश्तों में जो सुधार हो रहा है और तालिबान के साथ जो टेक्निकल हमारा मिशन चल रहा है उसको जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर आगे बढ़ाते हुए एम्बेसी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, वो ये दिखा रहा है कि नेबरहुड पॉलिसी में, फर्स्ट पॉलिसी में हम जो है कुछ न कुछ अचीव कर रहे हैं। इसी तरीके से चाबहार जो बंदरगाह है उसका ऑपरेशनलाइजेशन होना और अमेरिका के द्वारा ये बोलना कि 2026 तक कोई इस पे कैट्सा कानून के तहत सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाया जाएगा, ये भी हम इसको रख सकते हैं कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों को इस तरीके से एक सूत्रबद्ध करके रखा है कि चाबहार प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। और इसी तरीके से और भी कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे नेपाल है, नेपाल के साथ हाइड्रो पावर जनरेशन, बिजली खरीदना, बिजली देना, हमने बांग्लादेश से भी बिजली खरीदी और बिजली उसको भी बेची, भूटान को हम बिजली दे रहे हैं, बिजली उससे ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। 5 फिंगर पॉलिसी हो चीन की या फिर उसकी जो BRI पॉलिसी हो वो भूटान में सक्सेसफुल नहीं है, हमने भूटान को उससे दूर किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं ही कि जिसके आधार पर हम बिल्कुल एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कुछ हुआ नहीं है पॉजिटिव। इसका मूल्यांकन इसी रूप में किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि इंडिया को धीरे धीरे अपने नेबर्स को ट्रेन करना होगा, उन्हें ये सिखाना होगा कि आप चाइना से या जिस भी देश से मदद ले रहे हैं उसका ज़्यादा बड़ा लॉस आपको दिखेगा भविष्य में। जैसे भारत ने RBI को करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के मामले में इसीलिए लगाया क्योंकि उधर से चाइना जो BRI और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या चेकबुक डिप्लोमेसी का काम करता है, इसमें हम इधर से RBI के द्वारा एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इंटरवेंशन करके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे और चाइना उधर जो है BRI के माध्यम से देशों को कमजोर करेगा और उनको जो है उनकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, आर्थिक संप्रभुता वगैरह छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए भारत का ये जो प्रयास है ये अभी लॉन्ग टर्म में और इसके परिणाम दिखेंगे। ऐसा कुछ करते हुए आप अपने उत्तर का समापन कर सकते हैं। तो ये आज का सवाल रहा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है और इसमें क्या आयाम है। तो अगले किसी क्वेश्चन में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।